हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बैक के बारे में, मीन्स बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसे ये नाम दिया क्यों गया। सो यहाँ पे बैक्टीरियल वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि हम बैक्टीरिया के ही F+ प्लाज्मिड को मॉडिफाई करते हैं। आर्टिफिशियल मीन हम इसको आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने क्रोमोसोम वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसका साइज़ नॉर्मल वेक्टर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, इसीलिए हम वेक्टर टर्म यूज़ ना करके क्रोमोसोम टर्म यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बैक के बारे में जानने से पहले हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट जानेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। सो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास दो बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होते हैं। एक तो बैक्टीरिया के पास खुद का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, उसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। अब जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे F+ प्लाज्मिड या फिर डोनर सेल। यहाँ पे F का जो मतलब है दैट इज फर्टाइल। और ये जो दूसरा सेल है इसके पास एक क्रोमोसोम, खुद का क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है, बट इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। अगर इसके पास प्लाज्मिड नहीं है तो हम इसे कहेंगे F- प्लाज्मिड, या तो इसे कह लो रेसिपिएंट सेल। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों सेल जो होते हैं ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, कांटेक्ट करते हैं और एक ब्रिज की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उस ब्रिज को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन पाइलस। जैसे लाइक दिस, ये इनके अपने क्रोमोसोम थे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे एक ब्रिज की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम कहेंगे कॉन्जुगेशन पाइलस। ठीक है, तो यहाँ से जैसे इस सेल का नाम ही है डोनर सेल, यानी कि ये कुछ डोनेट करेगा, रेसिपिएंट सेल मतलब कुछ रिसीव करेगा। सो ये वाला जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है यानी प्लाज्मिड है, वो क्या करेगा, अपना एक स्ट्रैंड जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा इस F- प्लाज्मिड को। ठीक है, इतनी बात आगे समझ। इसने अपना एक स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया इस ब्रिज के थ्रू दूसरे बैक्टीरियल सेल को, यानी कि अब इस बैक्टीरिया के पास एक खुद का क्रोमोसोम और एक सिंगल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और इस बैक्टीरिया के पास भी अब एक सिंगल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि जो प्लाज्मिड वेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है। ठीक है, यानी ये जो प्लाज्मिड है वो खुद ही अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो वो बना देगा। इस तरीके से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे, यानी कि दोनों ही F+ प्लाज्मिड बन जाएंगे। सो हम यहाँ पे F+ प्लाज्मिड का यूज़ इसीलिए करेंगे क्योंकि एक तो ये इजीली कॉन्जुगेशन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है और सेल्फ रेप्लिकेशन के थ्रू अपनी कॉपीज़ भी बनाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ बैक। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बैक इज़ एन इंजीनियर डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड टू क्लोन डीएनए सीक्वेंस इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, सो बैक एक ऐसा इंजीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको हम किसी बैक्टीरियल सेल में डीएनए सीक्वेंस को क्लोन करने के लिए यूज़ करते हैं। डीएनए सीक्वेंस वो जीन हो जिसे हम चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस करे। ठीक है, यहाँ पे इंजीनियर डीएनए मॉलिक्यूल कौन होगा, हमारा F+ प्लाज्मिड होगा। ठीक है, जिसे हम बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे जो होस्ट सेल होगा दैट इज़ ई कोलाई। हम ई कोलाई में अपने इंजीनियर डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे।
अब आप सोचोगे कि जब हमारे पास पहले से ही जो नेचुरली वेक्टर्स प्रेजेंट थे जैसे प्लाज्मिड, कोर्समेट, बैक्टीरियोफेज, फैगमेज एक्सेट्रा, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी इस बैग को क्रिएट करने की लैब में आर्टिफिशियली, जब उनसे काम चल रहा था। तो हमें बैग इसलिए क्रिएट करना पड़ा क्योंकि जो हमारे अदर फैक्टर्स है लाइक प्लाज्मिड, कोर्समेट एक्सेट्रा, वो काफ़ी छोटे डीएनए सीक्वेंस को कैरी कर रहे थे। तो अगर हमें जैसे कोई बड़े प्रोजेक्ट्स करने हो जैसे मैपिंग के लिए, जीनोम के लिए, तो हम जो है उन फैक्टर्स का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटी सीक्वेंस को कैरी करता है, जैसे अबाउट 10 KB टू 40 KB तक। ठीक है, इसलिए हमने लार्ज सीक्वेंस को कैरी करने के लिए अपना बैग को जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया। सो जो बैग है वो अबाउट 100 to 300 KB की जो सीक्वेंस है उसको एक टाइम में कैरी कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमने जो है वो बैग को बनाया। अब इसका एक यूज़फुल फीचर ये है कि हम इसको मैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैपिंग का क्या मतलब होता है, जो हमारी जीन है उनकी लोकेशन जानने के लिए कि कौन सी जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके लिए हम बैग का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। या फिर मैमेलियन की जो जीनोम की सीक्वेंस है, ठीक है, उसके लिए जैसे जेनेटिक लाइब्रेरी हो गया, ठीक है, डीएनए जीनोम्स एक्सेट्रा, उन सभी चीज़ों के लिए भी हम बैग का यूज़ कर सकते हैं। सो बैग जो है ये एक शटल प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं। शटल प्लाज्मिड वेक्टर क्या होते हैं, ये ऐसे वेक्टर होते हैं जो कि 2 डिफरेंट होस्ट सेल में खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि उनकी एक से ज़्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। इतना समझ आया। देन हमारा जो फर्स्ट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल वेक्टर था दैट इज़ PBAC108L। ये जो है सबसे पहले हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया था लैब में। तो अब हम देखेंगे कि जो बैग होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सो बैग में ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन वो तो मस्ट है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन नहीं होगा तो एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, देन हमारे क्या होता है वेक्टर में, और होता है हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल कॉलोनिक साइट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है दैट इज़ क्लोरामफेनिकल रेजिस्टेंस CM। ठीक है, देन इसके पास प्रेजेंट होती है रैप ई जीन। रैप ई जीन जो होती है वो ऐसे प्रोटीन के लिए कोड करती है जिससे ये जीन जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ बाइंड करती है और रेप्लिकेशन को स्टार्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होती है पार A, पार B एंड पार C साइट्स। बेसिकली ये पार्टीशन के लिए हेल्पफुल होती है। जब हमारे जो सेल है उसको डिवाइड करना होता है और जो प्लाज्मिड है वो डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होता है, उस टाइम ये जीन्स जो होती है वो हेल्प करती है। यहाँ पे भी यही बताया है कि सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है, मल्टीपल कॉलोनिक साइट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। मल्टीपल कॉलोनिक साइट पे हमारी एक इम्पोर्टेंट जीन प्रेजेंट होती है दैट इज़ LAC-Z जीन। ठीक है, रैप ई वही इसका काम जो होता है वो नंबर ऑफ कॉपीज को क्या ना रेगुलेट करना होता है कि कितनी कॉपीज बनेंगी। यहाँ पे जैसे कि ये हमारे पास बैग का स्ट्रक्चर है, इस पर मल्टीपल कॉलोनिक साइट पे एक रीजन होगा जहाँ पे LAC-Z जीन जो कि प्रेजेंट होगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ई, पैर A, पैर B। ठीक है, यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है CM, ठीक है, CM रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। तो जैसे अगर हमें कोई कल्चर करना है, ठीक है, हमने कुछ कल्चर करना है इसको, तो हमारे उस कल्चर में अगर हम ये एंटीबायोटिक डालेंगे तो उस कल्चर में सिर्फ हमारा जो है ये वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा जिसके पास बैग होगा। ठीक है, जिसके पास बैग होगा वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा और कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। रेजिस्टेंट मीन रेजिस्ट कर देगा वो उस एंटीबायोटिक के लिए। देन आता है LAC-Z जीन। LAC-Z रीजन, जो LAC-Z जीन जो होती है कि एक प्रोटीन बनाती है जिस प्रोटीन को बोलते हैं हम बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, जैसे हमारा जो कल्चर है, ठीक है, अगर उस कल्चर में हम एक्स गैल डालते हैं, ठीक है,
एक्स गैल डालते हैं तो एक्स गैल क्या करता है, इस बीटा गैलेक्टोसिडेज को क्लीवेज करता है, जिससे हमें ब्लू कॉलोनीज देखने को मिलती है। अगर हमें ब्लू कॉलोनीज देखने को मिली, इसका मतलब हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो नहीं बना, हमारी डिज़ायरेबल जीन जो है वो उस बैक्टीरिया में नहीं है, ठीक है। बट अगर हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसने इस लैक जेड को रिप्लेस कर दिया, वो उसकी जगह यहाँ पे अटैच हो गई, तो हमें जो है वो कोई ब्लू कलर कॉलोनी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्लू कलर कॉलोनी तो तभी मिलेगी अगर बीटा कैरोटीन बनेगा, ठीक है। अगर बीटा कैरोटीन नहीं बनेगा तो हमें ना ही एक्स गैल उसको क्लीवेज कर सकेगा और ना ही हमें देखने को मिलेंगी कॉलोनीज। इसलिए अगर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है तो हमें वाइट कलर की कॉलोनीज देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए लैक जेड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जानने के लिए कि हमारे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो वो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। इतनी प्रोसेस हमने की तो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं। देन हम पढ़ेंगे अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं जीन कॉलोनी के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना बैक लेंगे, ठीक है, और अपना टारगेट डीएनए लेंगे जो हम चाहते हैं कि वो हमारे बैक में आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डाइजेशन करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर एज अ मोलिकुलर सीजर काम करता है, सीजर मतलब काटने का काम करता है। तो मोलिकुलर सीजर जो है वो इस डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देगा, ठीक है। और हम जो है दोनों के लिए इस बैक को तोड़ने क्लीवेज करने के लिए और इस डीएनए को फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तो डीएनए को कट करेगा और यहाँ से लैक जेड जीन की जो रीजन है, ठीक है, ये वाली रीजन इसको काट देगा। जब काटेगा तो यहाँ पे स्टिकी एंड्स बनेंगे, ठीक है। स्टिकी एंड्स बनेंगे तभी तो आपस में जाके जुड़ेंगे, ठीक है। जब कटेगा तो यहाँ पे स्टिकी एंड्स जो होंगे वो क्रिएट होंगे। अब कट तो गया, ठीक है, ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि ये जीन जो है जाके यहाँ पर अटैच हो जाए। तो कैसे अटैच होगी, ऐसे खुद ब खुद तो अटैच नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लू का यूज़ करेंगे। हमें कुछ चीज़ जोड़नी है तो हम क्या करेंगे, ग्लू लेके उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा वैसा ग्लू यूज़ नहीं होता, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक एंजाइम, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लाइगेज। हम यहाँ पे लाइगेज एंजाइम का यूज़ करेंगे इस जीन को, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको यहाँ पर अटैच करने के लिए। तो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे अटैच होगी, मीन्स लाइगेशन जो हो गई। अब हमारे पास जो है ये अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इसने जो लैक जेड जीन थी उसको रिप्लेस कर दिया, डिस्ट्रॉय करके खुद अटैच हो गई। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी ये जो बैक है ये इस बैक्टीरियल सेल में क्या है, ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये ऐसे ही खुद ब खुद तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन करते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन मीन्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पोरस हो जाती है, यानी कि इसमें होल्स हो जाते हैं छोटे छोटे। तो इन होल्स के थ्रू हमारा जो बैक है वो इस बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है। यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया था, ई कोलाई, ठीक है, जो हमारा होस्ट है, ई कोलाई के अंदर एंटर कर देता है। अब क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे कौन सी जीन काम करती है, पार्टीशन के टाइम पे पार ए और पार बी। तो ये जीन्स जो है ये सेल डिवीजन के टाइम जो है वो हेल्प करती है। सो हमारा जो बैक है वो क्या करता है, इनके अंदर डॉटर सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है। बेसिकली पैर ए पैर बी जो होती है वो सेफली हमारे डीएनए को बिना डिस्ट्रॉय करे हुए डिवीजन के टाइम में हेल्प करती है, और हमें वाइट कॉलोनीज देखने को मिलेंगी अगर हमारा जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया है, हमारे पास डीएनए जीन जो डिज़ायरेबल जीन है वो आ चुकी है जो हम चाहते थे। यही सब यहाँ पे लिखा गया है। टू क्लोन लार्ज पीस ऑफ डीएनए इनटू बैक बोथ मस्ट हैव कंपैटिबल स्टिकी एंड्स, ठीक है, स्टिकी एंड्स होने चाहिए।
बोथ दी बैक्स एंड टारगेट डीएनए आर डाइजेस्टेड विथ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वही हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे इन दोनों की फ्रेगमेंटेशन के लिए। विच जनरेट स्टिकी एंड्स। restriction enzyme digested backs and target DNA are mixed and joined using ligase। ठीक है, लाइगेज की हेल्प से हमने दोनों को जो है वो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस बैक में जोड़ दिया। देन दी बैक्स with their inserted DNA are then taken up by bacterial cell by electroporation। और इलेक्ट्रोपोरेशन के ज़रिए हमने अपने बैग को अपने जो होस्ट सेल था, ठीक है, यानी कि ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया। एज दी बैक्टीरियल सेल ग्रो एंड डिवाइड दे एम्पलीफाई दी बैक DNA एंड वी गॉट वाइट कॉलोनी। ठीक है, और जैसे बैक्टीरियल सेल जो ग्रो करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा, हमें अपनी वाइट कॉलोनीज देखने को मिलेगी। But if we get the blue colony, it means that recombinant DNA is not formed। अगर हमें blue colony देखने को मिले, इसका मतलब वहाँ पे हमारा recombinant DNA जो है वो नहीं बना है। So that's the lecture। If you like my lecture, अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।